बहनों भाइयों, लाखों करोड़ जी खर्च किया है अपने नौजवानों, अपने देश के सीमा के जवानों के सम्मान में, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम लोगों ने 1 रैंक 1 पेंशन प्रभावी तरीके से लागू। आप कहते होंगे कि राजनाथ सिंह इतनी क्यों प्रशंसा करते हैं? क्योंकि मनोहर लाल जी खट्टर का रग रग मैं जानता हूं, इसलिए मैं प्रशंसा करता हूं। मैं जानता हूं ये सब सारे लोग बड़े चतुर होते हैं, आपके सामने आकर गलत तर्क पेश करेंगे, लेकिन मेरे सामने आकर गलत तर्क पेश करेंगे। बहनों भाइयों, चाहे जो भी आरोप लगा दे, लेकिन कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे मनोहर लाल के दामन पर भ्रष्टाचार की दाग। हरियाणा में इस समय करनाल सीट बड़ी हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि यहां से पूर्व मुख्यमंत्री व लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर, साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी, जो कि विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, के दांव पर प्रतिष्ठा लगी हुई है। ये चुनाव दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा को साकार करने का चुनाव है। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि आज उनके हक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करनाल के घरौंडा में रैली को संबोधित किया। इस दौरान राजनाथ सिंह जहां आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर खूब बरसे, तो साथ ही कांग्रेस पार्टी को भी जमकर लपेटे में लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पब्लिक को संबोधित करते हुए पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा और साथ ही साथ देश की सीमा पर तैनात जवानों की भी तारीफ की। उन्होंने मनोहर लाल की तारीफ करते हुए कहा कि इन पर कोई चरित्र और भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा सकता। राजनाथ सिंह ने कहा कि मनोहर लाल सिर्फ सांसद नहीं, बल्कि दिल्ली में कुछ और भी बनने जा रहे हैं। राजनाथ सिंह ने गांधी परिवार, अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा और कई मुद्दों को लेकर भी उन्होंने अपनी राय रखी। धन दौलत के मामले में 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे। हमारा भारत दुनिया के देशों में 2004 में भी 11वें स्थान पर था धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में, और 2014 में भी 11वें स्थान पर था, 1 इंच ऊपर नहीं चला। हमारे प्रधानमंत्री ने करिश्मा किया है मेरे बहनों भाइयों, करिश्मा किया है। आज सारी दुनिया कह रही है विश्व में सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है तो हमारे और आप देखिए देश भारत की है मेरे बहनों। सारी दुनिया कह रही है। और आज आपको मैं बतलाना चाहता हूं, आपको जानकारी होगी समाचार पत्रों के माध्यम से कि 2014 में जब हम लोगों की सरकार बनी थी, धन दौलत के मामले में हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। 8 साल के अंदर जंप लेकर 5वें स्थान पर पहुंच गया। और मेरी बात सुन लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय दुनिया की फाइनेंशियल फर्म्स बोलते हैं, वह दावा कर रहे हैं कि भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था। अब इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि 2027 आते आते धन दौलत के मामले में भारत दुनिया का 3रा देश बन जाएगा मेरे बहनों। अमेरिका होगा, चीन होगा, उसके बाद हम और आप होंगे, भारत होगा। और मेरी बात सुन लीजिए, आज मैं कहकर जा रहा हूं 2047 क्रॉस करते करते, हो सकता है 10-15 साल उसके बाद और लग जाएं, 20 साल। लोग तो 2070 की बात करते हैं, लेकिन मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, भारत विश्व की महाशक्ति बनेगा मेरे बहनों। भारत विश्व की महाशक्ति बनेगा। यहीं पर एक दूसरी पार्टी आम आदमी पार्टी है। यह आम आदमी पार्टी जिस समय आंदोलन चल रहा था, उस समय इन्होंने क्या वादा किया था अपने नेता से? नेता से यह कहा था कि नहीं ठीक है, आंदोलन समाप्त हो गया है, हम लोग अपने लक्ष्य को
जो प्राप्त करना था प्राप्त कर चुके हैं। मैं कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा। और उसके बाद भी उन्होंने नई पार्टी आम आदमी पार्टी बना ली। अपने मार्गदर्शक, अपने नेता को इन्होंने धोखा दिया था मेरे बहनों भाई। वैसे ही कांग्रेस पार्टी ने किया। आजादी मिलने के बाद महात्मा गांधी ने यह कहा था, ऐ मेरे कांग्रेस के दोस्तों, कांग्रेस के झंडे के तले हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, आजादी के लक्ष्य को हमने हासिल कर लिया। भिन्न भिन्न विचारधारा के लोग इसी कांग्रेस के झंडे के तले ही आजादी की लड़ाई लड़े हैं। इसलिए आजादी मिल गई है, कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए और आपको पार्टी यदि बनानी है तो किसी नए नाम से नई पार्टी बनाइए। कांग्रेस के लोगों ने केवल सत्ता के लोभ में महात्मा गांधी की बात को भी नहीं माना है। इसलिए मैं आज अपील करना चाहता हूं बहनों भाइयों, आम आदमी पार्टी ने अन्ना हजारे साहब की बात नहीं मानी और कांग्रेस पार्टी ने बापू की बात नहीं मानी है। दोनों की मुराद यदि आप पूरी करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं हरियाणा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति से इनका सफाया होना चाहिए। मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं, हरियाणा में भी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे भी मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह सच नहीं है केंद्र में जब जब आपकी सरकार रही है, आपकी सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे? यहां तक कि आपकी सरकार के रहते आप ही के मंत्री को अदालत के आदेश पर जेल की हवा खानी पड़ी है। क्या सच नहीं है? कोई मां का लाल यह बतला दे, चाहे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही हो अथवा नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही हो, किसी मंत्री के दामन पर एक भी भ्रष्टाचार का कोई छींटा लगाओ। जनता को झूठ बोलकर, आंखों में धूल झोंककर आप समर्थन हासिल करते हैं। मैं समझता हूं 75 वर्षों में, इस आजादी के काल में अपने मतों का प्रयोग करते करते पर जनता राजनीतिक दृष्टि से अब काफी जागरूक हो चुकी है। जनता को कोई गुमराह नहीं कर सकता मेरे बहनों भाई। ये कहते हैं मोदी जी को 400 से अधिक सीटें मिल गई, लोकतंत्र खट्टे पर पड़ जाएगा, तानाशाह बन जाएंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पुराने लोग जो यहां पर बैठे हैं, 1975 में, उसके पहले के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। पिटीशन था, हाई कोर्ट में पिटीशन हार गई। नैतिकता के नाते उन्हें अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया? देश में इमरजेंसी लगा दी, लोकतंत्र का गला घोंट दिया, लाखों की संख्या में उठाकर जेल के शिक्षकों के पीछे डाल दिया। बहनों भाइयों, मैं 24 साल की हमारी उम्र थी, मैं भी भुक्तभोगी हूं। 24 साल की उम्र में मुझे 2.5 महीने तन्हाई में रखा है मिर्जापुर की जेल में। जिसे वेरीफाई करना हो वेरीफाई कर ले, और उसके बाद उठाकर सेंट्रल जेल नैनी में ट्रांसफर कर दिया। 18 महीने की यातना हम लोगों ने जेल की सही है। कांग्रेस के कारण लोकतंत्र का गला इन लोगों ने घोटा था। अब जब मेरी मां की सदमे में मृत्यु हो गई, जब मेरे चचेरे भाई उन्होंने यह बतलाया इमरजेंसी 1 साल के लिए और बढ़ गई, स्वाभाविक है, मां होती है मेरे बहनों भाइयों, ब्रेन हेमरेज हो गया। माता आनंदमयी हॉस्पिटल में वाराणसी में 27 दिन तक भर्ती हुई, बाद में इस दुनिया से चल बसी। इन्होंने मुझे पेरोल तक भी नहीं दिया। और बहनों भाइयों, मैंने याचना भी सरकार के सामने नहीं की कि उनको पेरोल मिलना चाहिए, क्योंकि मैं याचना नहीं करता हूं, मैं रण में विश्वास करता हूं। ये झूठे आरोप लगाकर भोली भाली जनता को ये लोग गुमराह करते हैं मेरे बहने भाई। कोई हो तर्क कर ले मुझे, अब आम आदमी पार्टी का नेता क्या हो गया है बताइए? ईमानदार, सबसे बड़ा ईमानदार यदि कोई बनता था तो केजरीवाल जी बनते थे। कहते हैं ये तो
मोदी जी ने उनको जेल के भीतर करा दिया। अरे भाई, मोदी जी ने उनको जेल के भीतर करा दिया तो संजय सिंह भी जेल में गए थे, उसी दारू के मामले में 6 महीने के बाद क्यों छूट गए? छूटे नहीं है, भी केस चल रहा है, जमानत मिली है। क्या आप चाहते हैं कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई न करे? और बहनों भाइयों, सरकार का कोई लेना देना नहीं है, मैं सच बोल रहा हूं। ईडी सीबीआई को ये लोग पहले काम नहीं करने देते थे, नेताओं को भ्रष्टाचार करने की खुली इजाजत देते थे। 2014 के पहले, हमारी सरकार आने के पहले, केवल ईडी सीबीआई इतनी बड़ी संस्था, इतनी बड़ी फौज, केवल इस देश में भ्रष्टाचार के मामले में 32 लाख रुपया जब्त किया था इन लोगों ने। कांग्रेस के शासन की बात बतला रहा हूं, 32 लाख। और इस बार ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोगों ने मुहिम छेड़ी है मेरे बहनों भाइयों, तो आपको जानकर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि इस बार लगभग 22,000 करोड़ रुपए या कैश बरामद किए गए हैं। और इतना ही नहीं, 1 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। आप लोग ये क्यों नहीं, ये लोग नेता लोग, हिम्मत है, ईमानदारी है तो खुलकर जनता से बात करो। आप 50-55 वर्षों तक हुकूमत किए, 32 लाख रुपया भ्रष्टाचार में आप लोगों ने जब्त किया। कहां ये बड़े बड़े नेता आलीशान महल बनाकर घूमते हैं? क्या यह नहीं है कि इन लोगों ने खून चूसा है लोगों का? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोगों को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? इस पर भी अंगुली उठाई जाती है। मैं जानता हूं ये सब सारे लोग बड़े चतुर होते हैं, आपके सामने आकर गलत तर्क पेश करेंगे, लेकिन मेरे सामने आकर गलत तर्क पेश करें। आपके बगल में एक मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, मनोहर लाल जी खट्टर। बहनों भाइयों, मैं दावे के आज से नहीं, मैं 40-45 वर्षों से मनोहर लाल जी खट्टर को जानता हूं। कहने को चाहे कोई कह दे, भाई मनोहर लाल जी खट्टर जरूरत से ज्यादा सीधे हैं, जो शक्ति बरतनी चाहिए, जिस तरीके करना चाहिए, थोड़ा सा उसको और तेज कर देना चाहिए, फला काम छूट गया, फला काम हो गया। बहनों भाइयों, चाहे जो भी आरोप लगा दे, लेकिन कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे मनोहर लाल के दामन पर भ्रष्टाचार की दाग है। अब बचपन से लेकर आज तक जितना मैं मनोहर लाल जी को जानता हूं, चरित्र का भी आरोप नहीं लगा। कहने को कोई कुछ भी कह दे। मैं कहता हूं, राजनीति में ऐसे लोग संत हुआ करते हैं मेरे बहनों। पाकिस्तान के संसद में पाकिस्तान के सांसद फजलुर रहमान ने यह कहा है कि भारत तो विश्व की महाशक्ति बनने जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी बर्बादियों को बचाने की लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। यह मैंने नहीं कहा है, पाकिस्तान के सांसद ने कहा है। मैंने ही विश्व की महाशक्ति नहीं कहा है। और बहनों भाइयों, यदि हम विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं तो दुनिया के किसी देश पर कब्जा करने के लिए नहीं, किसी देश पर आक्रमण करने के लिए हम विश्व की महाशक्ति नहीं बनना चाहते। विश्व की महाशक्ति यदि हम बनना चाहते हैं तो विश्व के कल्याण के लिए बनना चाहते हैं। बहनों भाइयों, देंगे। एक से एक जीव हो गए हैं कांग्रेस, एक से एक जीवधारी। एक सैम पित्रोदा हैं, कहते हैं कि भारत में भी ये व्यवस्था लागू कर। कांग्रेस के हैं, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अब त्याग पत्र दिया है। कांग्रेस के लोगों ने त्याग पत्र दिलवाया कि मैं हार जाएंगे। सारे सब कुछ वही बतलाते उतलाते थे इन लोगों को, बहुत बड़े सलाहकार थे। उन्होंने कहा भारत में सर्वे, एक तो राहुल गांधी बेचारे ने कहा, अब क्या बताऊं
बहन भाई, राहुल गांधी ने कहा कि आपकी संपत्ति का सर्वे कराया जाएगा और तन्निक भी इधर उधर कुछ ज्यादा है उठाकर दूसरों को बांट दिया जाएगा। आप लोग तो प्रसन्न होंगे, इससे खुश हैं कि नहीं है? अब उनके वरिष्ठ सलाहकार बड़े विद्वान माने जाते हैं, अमेरिका में रहते हैं। पहले जब यहां कांग्रेस की सरकार थी, जिन लोगों के सलाहकार थे यहीं रहते थे, सैम पित्रोदा, उन्होंने कहा कि भारत में ऐसा करना चाहिए कि यदि घर का मुखिया मर जाता है, मृत्यु यदि हो जाती है, तो उसमें आधा से अधिक यानी 55%, 55% प्रॉपर्टी सरकार को जब्त कर लेनी चाहिए और केवल 45%, 45% जमीन संपत्ति उस परिवार के पास रह जानी चाहिए। आपको मंजूर है आपके घर का कोई मुखिया मर जाए और आधा से अधिक संपत्ति सरकार ले ले? मंजूर है? अरे भाई, स्वस्थ लोकतंत्र चाहते हैं इस देश में, स्वस्थ लोकतंत्र चाहते हैं। ईश्वर से कभी कभी प्रार्थना कर लिया करिए ताकि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टियों को कम से कम सद्बुद्धि तो आ जाए। हो क्या गया इन लोगों? अरे बहनों भाइयों, रक्षा के मामले में भी हम लोग कमजोर नहीं है। बताइए, 2006 में एक सच्चर कमेटी कांग्रेस ने बनाई थी। उसने कहा देखो, सेना में गिनती कराओ, कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने ईसाई हैं। हरियाणा में ऐसे बहादुर सेना के जवानों की कमी नहीं है। उनसे पूछिए क्या उन्हें मंजूर है? वन रैंक वन पेंशन की बराबर बात करते थे। सेना के जवानों को नहीं मालूम होगा, अधिकारियों को तो मैं बतलाना चाहता हूं, 500 करोड़ का यह प्राविजन करते थे, प्राविधान करते थे बजट में। 500 करोड़ में वन रैंक वन पेंशन लागू हो जाएगा। बहनों भाइयों, लाखों करोड़ खर्च किया है अपने नौजवानों, अपने देश के सीमा के जवानों के सम्मान में, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम लोगों ने वन रैंक वन पेंशन प्रभावी तरीके से लागू किया। और एक और हैं बड़े नेता, अभी आए, पहली तारीख को फिर से जेल में चले जाएंगे। 20 दिन से छूटे हुए हैं आम आदमी पार्टी वाले, चले जाएंगे। उनका विदाई समारोह कर दीजिए, 1 जून को जाने वाले हैं। बहनों भाइयों, उन्होंने वादा किया था, अन्ना हजारे से ही नहीं समस्त देशवासियों से वादा किया था, यदि मैं मुख्यमंत्री बन गया दिल्ली का तो कभी सरकारी आवास में नहीं रहूंगा। जाकर देख लीजिए, शीश महल सरकारी पैसे से बनवाया है उन्होंने। शीश महल में रहते हैं और उसी शीश महल में अपनी ही पार्टी की सांसद उसकी लात घूसों से पिटाई की गई, बाल खींचे गए। महिला महिला होती है मेरे बहनों भाई, और वह उनकी सांसद है, राज्यसभा की सांसद, और जिस उनके निजी सचिव ने पिटाई की घर में, मैंने कुछ दिनों पहले देखा कि अपने साथ लेकर घूम रहे थे। आज एक लफ्ज उसके बारे में नहीं बोलते हैं। बहनों भाइयों, बहुत दर्द से मैंने आज आपके सामने बातें रखी। कोई पता नहीं क्या लगता होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं, मनोहर लाल जी खट्टर जैसा प्रत्याशी आपको मिला है। बहनों भाइयों, आप सौभाग्यशाली हैं। आप कहते होंगे कि राजनाथ सिंह इतनी क्यों प्रशंसा करते हैं? क्योंकि मनोहर लाल जी खट्टर का रग रग मैं जानता हूं, इसलिए मैं प्रशंसा करता हूं। आप 10, 5, 15 साल से जानते होंगे, मैं इनको 40, 50 साल से जानता हूं। इनको अविवाहित रहकर समाज की सेवा करते हुए मैंने देखा। भारत के प्रधानमंत्री भी मनोहर लाल जी खट्टर का सम्मान करते हैं। कहीं न कहीं कुछ है तभी न। और हमारे मनोहर लाल जी खट्टर को एक बार भारत की संसद में पहुंचा दीजिए। और मेरी बात सुन लीजिए, अंतिम बात, मनोहर लाल जी खट्टर केवल आप सांसद नहीं चुन रहे हैं, बल्कि कुछ और चुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, क्योंकि मुझे याद है 2019 में जब विधानसभा के चुनाव के नाते से हमने एक आशीर्वाद यात्रा शुरू की थी, आपने उस आशीर्वाद यात्रा को
कालका में आकर के आशीर्वाद दिया था। पूरे हरियाणा में यात्रा हुई, चुनाव हुए और हम लोग दूसरी बार विधानसभा में जीत करके और अपनी हमने सरकार बनाई थी। आपका आशीर्वाद उस समय फलीभूत हुआ था। आज भी आप इस चुनावी यात्रा में अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। निश्चित रूप से न केवल करनाल लोकसभा बल्कि आज हरियाणा में आपकी 3 सभाएं हैं। इसके बाद कुरुक्षेत्र लोकसभा में भी आपका कार्यक्रम है और तीसरा कार्यक्रम है आपका भिवानी। थोड़ा सा अपनी लोकसभा में ज्यादा घूमना है तो तीसरा हमारा भिवानी लोकसभा में भी भिवानी के अंदर कार्यक्रम। मैं समझता हूं आपके इस कार्यक्रम से पूरे हरियाणा में जो हमने लक्ष्य तय किया है कि 10 की 10 लोकसभा हरियाणा की हम जीत करके और साथ में करनाल विधानसभा जहां उपचुनाव हो रहा है, हमारे मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, 11 के 11 कमल खिला करके और हम 4 जून को आप लोगों की झोली में डालेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, पिछले 10 साल में देश की रक्षा सुरक्षा में सेनाओं को एक प्रकार से मान सम्मान दिला करके उनका एक उच्च स्थान करने के लिए जो भी काम देश में आपने माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री इन लोगों ने संभाला है, देश के सेनाओं का मनोबल बहुत ऊंचा हुआ है। कोई होली दिवाली ऐसा अवसर नहीं आता जब हम प्रधानमंत्री जी को अपनी सेनाओं के बीच में नहीं पाते हैं। सेनाओं का जो मनोबल कांग्रेस के समय होता था उसको कहीं ऊंचा आपने उठाया है। और मैं एक बात कहूंगा कि जैसे हमने यानी केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी ने धारा 370 को समाप्त किया है, इसके कारण से जम्मू कश्मीर देश का अभिन्न अंग हुआ है। तो वहां पर सीमाओं में जो जम्मू कश्मीर को लेकर के विवाद रहते थे, पाकिस्तान के साथ विवाद रहता था, अब वो एक प्रकार का विवाद शांत भी हुआ है और हमारे देश के जो सैनिक हैं उनकी शहादतों में कमी आई है। देश के अंदर सैनिक हो अथवा पूर्व सैनिक हो, इनका सबका ध्यान रखने का काम जिस प्रकार से आपने किया है, हरियाणा उसमें गौरवान्वित है। क्योंकि हम जैसे देखते हैं हरियाणा हमारा सेना का यानी जवानों का, किसानों का और पहलवानों का प्रदेश है। यहाँ देश के जितनी सेना की शक्ति है 10% सैनिक हमारे हरियाणा से संबंधित है, जबकि हमें हरियाणा की आबादी देश की केवल 2% है। हमें इस बात का गर्व है कि हम देश की रक्षा में अपनी भूमिका को निभाते हैं। जबकि कांग्रेस के समय में इन्हीं सेना के बल को किस प्रकार से कमजोर किया जाता था, कभी भी सैनिक ऑपरेशन कोई होता था कांग्रेस के लोग सबूत मांगते थे और सबूत मांगने का मतलब उनकी अपनी राजनीति जैसे चलती होगी, लेकिन सेनाओं का मनोबल टूटता था। सेनाओं का मनोबल टूटने का मतलब हम देश में कमजोर होते थे। तो मैं आदरणीय रक्षा मंत्री जी का इस बात के लिए आभारी हूं कि आपने हमको जो समय दिया है, इससे मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे हरियाणा के लोग कांग्रेस को सबक सिखाएंगे और जो कांग्रेस के लोग अफवाहें फैलाते हैं, तरह तरह के र्यूमर्स, तरह तरह के झूठ बोलने का जो काम करते हैं, निश्चित रूप से ये हरियाणा की जनता उसको नकारेगी और हरियाणा की जनता निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को और अपनी सरकार को तीसरी बार दोहराने का काम करेगी और ये 400 पार इस बात का लक्ष्य पूरा निश्चित करेंगे। मैं आपका पुनः हरियाणा की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।